फ्रेंड्स, ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक ऐसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में बना रहा हूँ जो इंडिया में बहुत ग्रो करने वाली है, लेकिन जिसमें अभी काफी लिमिटेड प्लेयर्स हैं एंड दैट इज द एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री में मैं स्पेसिफिकली दो कंपनीज को एड्रेस करूंगा। फर्स्ट वन इज अ वेरी पॉपुलर शेयर राइट नाउ विच इज कॉमनली नोन एज इंडिगो, बट शेयर मार्केट में इट इज लिस्टेड एज इंटरग्लोब एविएशन। सेकेंड शेयर जो है दैट इज स्पाइस जेट। इन दोनों को मैं एक एक करके दो वीडियोस में एड्रेस करूंगा। But before going into the analysis of these stocks, let us try to understand the aviation industry itself within India. So, aviation industry जो है, that is not just in India but globally, it is a very regulated industry because अगर airlines में कुछ भी issue आता है या कोई airplane सही तरीके से function नहीं करता है, the implications of that are huge. और इसीलिए globally almost पूरी दुनिया में एयरलाइन इंडस्ट्री इज वेरी स्ट्रांगली रेगुलेटेड बाय रेगुलेटर्स। वैसे ही इंडिया में भी डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, इज द रेगुलेटर फॉर द एयरलाइन इंडस्ट्री और वो बहुत क्लोजली सारी एयरलाइंस के ऑपरेशंस को मॉनिटर करते हैं। इसका एक मतलब तो ये होता है कि सेफ्टी रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली इम्पोज किए जाते हैं और बहुत स्ट्रिक्टली एनफोर्स किए जाते हैं। लेकिन दूसरा मतलब ये भी होता है कि रेगुलेटर जो है वो एयरलाइंस को मनमाने रेट्स चार्ज करने नहीं देता है। सो दिस इज वन ऑफ द रेस्ट्रिक्शंस अंडर विच द एयरलाइन इंडस्ट्री ऑपरेट्स। मतलब अगर कोई ऐसा टाइम आता है साल में जब एयरलाइंस की डिमांड काफी बढ़ जाती है, टिकट्स की डिमांड बहुत बढ़ जाती है, तब भी वो अपने मनमाने रेट्स चार्ज नहीं कर सकते हैं, जस्ट लाइक लेट्स से बस और ट्रेन फेयर्स जहां पे देयर अ कैप। सिमिलरली there's no formal cap here in the airline industry, but जब भी एयरलाइंस किसी एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ऊपर जाने लगते हैं with their rentals, DGCA usually steps in and it tells the airlines that you cannot charge exorbitant fares. तो इसके कारण there's a sort of restriction on the revenue that the airlines can make with the tickets. So that is one of the restrictions that the airline companies operate in. दूसरी बात अगर हम आते हैं तो ऑपरेशंस। देखिए ऑपरेशंस जो है वो भी काफी रेगुलेटेड हैं बिकॉज एयरलाइंस जो है वो अपने मनमाने तरीके से किसी भी एयरपोर्ट से फ्लाइट लेना या किसी भी एयरपोर्ट पे फ्लाइट लेके जाना, दैट इज नॉट आल्सो पॉसिबल। सब एयरलाइंस को कुछ स्लॉट्स मिलते हैं हर एयरपोर्ट में और वो उन्हीं स्लॉट्स में अपनी फ्लाइट्स ला सकते हैं, ले जा सकते हैं। सो देयर आर आल्सो सम अदर रिस्ट्रिक्शंस। ये तो हुई बात रेगुलेशन की। बट रेगुलेशन के बियॉन्ड अगर हम ऑपरेशंस पे आते हैं तो उसमें भी एयरलाइंस रन इनटू फेयर बिट ऑफ चैलेंजेस। सो सबसे बड़ा चैलेंज जो एयरलाइंस का होता है दैट इज फ्यूल कॉस्ट, जो कि उनके कंट्रोल के बाहर होता है। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ सालों में मिडल ईस्ट और रशिया दोनों काफी सारे वॉर्स में एंगेज रहे हैं। एज अ रिजल्ट, बिकॉज दीज टू रीजन्स आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ ऑयल, ऑयल प्राइसेस हैव शॉट अप। और इसके कारण जेट फ्यूल जो होता है, जिसको एविएशन फ्यूल भी बोला जाता है, उसके प्राइसेस भी सिग्निफिकेंटली बढ़ गए हैं। दे हैव ऑलमोस्ट डबल्ड ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स। एज अ रिजल्ट एयरलाइन कंपनीज की जो फ्यूल कॉस्ट जो है वो भी काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिगो का एग्जाम्पल लें, द फ्यूल कॉस्ट फॉर इंडिगो इन द लास्ट ईयर वर ऑलमोस्ट 42% ऑफ ऑल देयर कॉस्ट। नाउ दैट इज अ ह्यूज नंबर। 42% इतना बड़ा नंबर होता है कि अगर आप इसको एक पर्सपेक्टिव में रख के देखें कि इसमें 1 या 2% का भी अगर इंक्रीमेंट हो जाता है तो इट ईट्स अवे इनटू द एंटायर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द एयरलाइन इंडस्ट्री, बिकॉज टिपिकली एयरलाइंस 3 से 4% के ऊपर ही काम करती हैं। सो 42% इज वन ऑफ द बिगेस्ट कॉस्ट एलिमेंट्स एंड दैट इज जेट फ्यूल। दूसरा जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है दैट इज लीजिंग कॉस्ट फॉर एयरप्लेन्स। एयरलाइन इंडस्ट्री में यूजुअली प्लेयर्स जो होते हैं दे डू नॉट बाई प्लेन्स, दे लीज इट आउट फ्रॉम लीजिंग कंपनीज। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं, दोज आर फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव नॉट रियली रेलेवेंट टू दिस वीडियो, तो उसमें हम नहीं जाएंगे। बट इन अ नटशेल, अगर कंपनीज लीज करती हैं एयरलाइंस को तो उनको अपफ्रंट बहुत सारा पैसा नहीं देना पड़ता है, एंड एज अ रिजल्ट दे डोंट नीड टू कफ अप अ लॉट ऑफ कैश, एंड दैट इज द रीजन एयरलाइंस प्रेफर टू हैव लीज कॉन्ट्रैक्ट्स विद लीजिंग कंपनीज। द चैलेंज विद इंडिगो इज, इंडिगो के लीज कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं दे आर डॉलर डिनोमिनेटेड। मतलब उनको अपने लीज रेंटल्स का सारा पेमेंट डॉलर्स में करना पड़ता है। अब देखिए इंडिगो जो है दैट ऑपरेट्स प्राइमरीली इन इंडिया, although it has a few flights flying out of India as well, but the biggest chunk of its revenue comes from within India, more than 90-95%. As a result, उनका जो रेवेन्यू आ रहा है प्राइमरली रुपीज में आता है, लेकिन उनके जो लीज रेंटल के पेमेंट्स हैं दैट इज कंप्लीटली इन डॉलर्स। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ।
आज मान लीजिए इंडिगो, एंड दिस इज एन एग्जांपल, मान लीजिए इंडिगो के एक प्लेन का रेंटल $1 था, और आज भी $1 है। नाउ 2014 में जब ये अपने प्लेन का रेंटल देते थे, तो दे यूज टू गिव $1, एंड दैट $1 वाज इक्वल टू 58 रुपीज और 60 रुपीज बैक देन। आज जो ये रेंटल देते हैं, आज भी $1 दे रहे हैं उस प्लेन के लिए, बट दैट $1 इज इक्वल टू 78 और 79 रुपीज नाउ। मतलब उनको ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं लीज रेंटल में अपने लीजिंग कंपनीज को। एज अ रिजल्ट इनके रेवेन्यू का ज्यादा पोर्शन वहां जाने लग गया लीज रेंटल। Almost 15% is the lease rental that Indigo ends up paying right now. So together with the jet fuel, this is 42 plus 15, and that becomes a very big chunk. और अगर एयरलाइन इंडस्ट्री 2-3% पे ही काम करती है प्रॉफिट मार्जिन पे, तो इन चीजों में अगर सिर्फ 10-15% का भी इंक्रीमेंट होता है, सो दैट कैन पुल द एयरलाइन इंडस्ट्री कंप्लीटली इनटू द रेड। और यही हुआ है इंडिगो के साथ। पिछले 2 साल में इंडिगो जो है इन दोनों चीजों के कारण बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट हुई है। साथ ही साथ अगर हम 2 साल पहले और जाएं, विच इज बेसिकली 2019, 20 एंड 21, उन सालों में कोविड जो था उसके कारण एयरलाइन इंडस्ट्री ग्लोबली बहुत सीवियरली इम्पैक्ट हुई थी, और इंडिगो के ऊपर भी यही असर हुआ। तो इंडिगो हैज सीन अ लॉट ऑफ चैलेंजिंग ईयर्स इन द लास्ट 5-6 years। एज अ रिजल्ट इंडिगो की नेटवर्थ जो है वो आज नेगेटिव हो चुकी है। जो बुक वैल्यू इस शेयर की है वो नेगेटिव है। अब आप अगर इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, तो इंडिगो हैज नॉट बीन मेकिंग मनी। अगर आप इफ यू टेक अ लुक एट द चार्ट, तो despite not making any money, the chart of Indigo share has been rising consistently. There was a small dip during the COVID period, but उसके बाद ये continuously increase कर रहा है। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स देखेंगे स्पेसिफिकली, तो रेवेन्यू जो है that has also been not really consistent because of COVID years. It fell and now it is coming back again. लेकिन despite this, the company is still operating in negative profit बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन कॉस्ट। ईपीएस जो है वो कॉन्स्टेंटली इसका गिरता जा रहा है। अभी सिर्फ 2023 में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, बट द बुक वैल्यू ऑफ दिस शेयर इज स्टिल नेगेटिव। द डेट टू इक्विटी रेशियो अगर आप देखेंगे, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ पॉजिटिव फॉर दिस कंपनी, क्योंकि बहुत ही कम डेट है। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस कंपनी को देखेंगे, सो दिस इज नॉट रियली द इंक्रीज इन शेयर प्राइस इज नॉट रियली सपोर्टेड बाय द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी। प्रमोटर शेयर इस कंपनी में बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर आप एक और चीज में देखेंगे, दैट इज दैट द promoters are reducing their share over the years, 72% from September 2022 to 63% in September 2023। एक साल में ऑलमोस्ट 9% का ड्रॉप प्रोमोटर्स ने किया है। पर से इट इज नॉट अ नेगेटिव थिंग, लेकिन इट इज ऑल्सो नॉट रियली वेरी सपोर्टिव ऑफ बाइंग इनटू द कंपनी। सबसे बड़ा नेगेटिव जो मुझे इस कंपनी में दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि लार्जली दिस इज ओन्ड बाय द प्रमोटर एंड एफआईएस एंड डीआईएस। जब ये एफआईएस और डीआईएस बेचने लगेंगे, who will end up buying these shares? The promoters are not going to buy this. It's people like you and me, retail investors, जिनका शेयर बढ़ने लगेगा at a really high परचेज प्राइस, और एफआईएस और डीआईएस हाई एग्जिट प्राइस पे एग्जिट कर जाएंगे। सो ओवर टाइम, as the shares of FIS and DIS start kicking in, the price is expected to start falling. And this really is a concern for me. And that is one of the biggest reasons I want to stay away from this company. अगर आप इस इंडस्ट्री में बाकी प्लेयर्स भी देखेंगे, तो इनको भी देखते हुए अगर आपको रियलाइज होगा कि ओवर द लास्ट फ्यू इयर्स all the airline players have faced a lot of challenges. At the same time, there are also new players coming in. जेट एयरवेज जो है वो ड्रॉप हो गया, बट जेट एयरवेज को रिप्लेस करने के लिए टाटा ग्रुप ने एंटर कर लिया। स्पाइस जेट जो है दैट इज आल्सो स्ट्रगलिंग क्वाइट अ लॉट, बट स्पाइस जेट को रिप्लेस करने के लिए टाटा ग्रुप की एक और एयरलाइन जो है उसने बहुत सारे स्पाइस जेट के रूट्स कैप्चर कर लिए हैं। सो एज अ रिजल्ट, एंड साथ ही साथ आकाशा एयर भी लॉन्च हो गया है, और आकाशा एयर इज आल्सो गिविंग अ लॉट ऑफ कंपटीशन टू इंटरग्लोब एविएशन। सो एक तरफ तो आप ये देख सकते हैं कि दिस एयरलाइन इज ऑपरेटिंग इन अ रियली चैलेंजिंग एनवायरनमेंट एक्सटर्नली बिकॉज of the increase in fuel price and because of the challenges that rupee is facing against the dollar. और दूसरी तरफ internally within India, it is also facing increasing competition by new entrants like the Tata Group and Akasa Air.
So the outlook for Interglobe Aviation is not really very positive right now. साथ ही साथ परफॉर्मेंस जो है इंटरग्लोब एविएशन की, which was the USP, बेसिकली आप, मैं और हम सब इंडिगो को इसलिए जानते थे बिकॉज इंडिगो वाज नोन फॉर ऑन टाइम परफॉर्मेंस। उसमें भी टाटा ग्रुप एंड आकाशा एयर आर कंसिस्टेंटली बीटिंग इट इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिगो इज नॉट डूइंग वेरी वेल। हर तरीके से अगर मैं ओवरऑल इस कंपनी को इवेल्युएट करूं तो मुझे ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं दिखता है। और द फैक्ट दैट द शेयर प्राइस इज कंटिन्यूअसली राइजिंग डिस्पाइट एनी सपोर्ट फ्रॉम फंडामेंटल्स इज अ बिग कंसर्न, जो कि कंसर्न हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ही होता है। बड़े इन्वेस्टर्स के लिए इट इज अ पॉजिटिव बिकॉज नाउ दे कैन एग्जिट एट गुड प्राइसेस। सो इन अ नटशेल आई वुड से प्लीज स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। अगर इसका प्राइस गिरता है फ्यूचर में सिग्निफिकेंटली, एंड बाय सिग्निफिकेंटली आई मीन इफ इट कम्स डाउन टू लेट्स से 1000 रुपीज, then it would again become worth buying. But for now, I do not think it's a very good investment. अगर आप इस मेरे व्यू से अग्री करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको पसंद नहीं आया तो प्लीज मुझे फीडबैक जरूर दीजिए। इट इज ऑलवेज गुड टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।